हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों, ये आज की हमारी 9th वीडियो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, जिसमें हम कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहना है और आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना है और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इन डैश थिंकिंग अ चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर इवेलुएट द ट्रुथ और लाइकलीहुड ऑफ स्टेटमेंट्स। कि यहाँ पर क्या बात बताई हुई है कि एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो आपको ये बताना है कि इसमें आपकी जो आंसर दिया हुआ है इसमें से कौन सा सही होगा। क्या ये एस्थेटिक हो सकता है, क्या ये एब्स्ट्रैक्ट, लॉजिकल या फिर क्रिएटिव, सौंदर्यबोध, अमूर्त या फिर आपका तार्किक या फिर सृजनात्मक। तो आपको सही उत्तर बताना है। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन को आपने फिर से एक बार समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपका ये जो सारा एग्जाम है ये सिर्फ क्वेश्चन को समझने का ही खेल है। अगर आप क्वेश्चन को समझ पाते हैं तो आप इस क्वेश्चन का जवाब अच्छे ढंग से देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि इन अ डैश थिंकिंग, तो ऐसी कौन सी थिंकिंग है जिसमें जो भी बच्चा होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। कैसे सॉल्व करेगा, कोई सच्चाई या फिर कोई स्टेटमेंट दी होगी, है ना। जैसे लाइक्लीहुड का क्या मतलब है कि मान लीजिए आपको कोई पैटर्न दिया होगा या फिर आप कह सकते हैं आपको कोई सीक्वेंस भी दिया जा सकता है, तो आपको वहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है ना। कोई स्टेटमेंट दी होगी, स्टेटमेंट के आधार पर आपने अनुमान लगाना है, अंदाज़ा लगाना है, तो वो क्या होगा। तो वो अगर आप बात करेंगे कि अब्स्ट्रैक्ट में, तो अब्स्ट्रैक्ट वाली बात तो यहाँ पर आएगी नहीं ना। एस्थेटिक की सौंदर्यता वाली बात भी यहाँ पर गलत हो जाएगी ना, अब्स्ट्रैक्ट होगी। क्रिएटिविटी यहाँ पर होगी नहीं क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ लाइन के अनुसार ही यहाँ पर जो भी जवाब है वो देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लॉजिकल है, ठीक है ना, लॉजिकल कैसे सही हो सकता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो बच्चा है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ठीक है ना। तो लॉजिकल अपनी जो थिंकिंग है, रीजनिंग है, वो लगाकर ही, तार्किक जो अपनी बुद्धि है उसको लगाकर ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे अब अपने दूसरे क्वेश्चन पर। तो हमारा आज का ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेते हैं। द टास्क इन विच द चिल्ड्रन गेट एक्सपीरियंस वाइल एंजॉइंग देमसेल्फ इज नोन एज। तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि एक टास्क है, ठीक है ना। कौन सा टास्क है कि जिसमें ना जो बच्चा होता है वो क्या करता है, वो आनंद लेते हुए, ठीक है ना, कोई भी काम है वो आनंद लेते हुए काम करता है उसको, ठीक है ना। तो इसको हम कहते क्या हैं, आपको ये बताना है। तो ये एक हिसाब से सीधा क्वेश्चन ही है, आपको ये पता होना चाहिए। कंज्यूमर टाइप टास्क है, जैसे उपभोक्ता प्रकार का कार्य है, या फिर ये प्रोड्यूसर टाइप टास्क है, या फिर ये निर्णयात्मक प्रकार का कार्य है, या फिर ये प्रॉब्लम टाइप टास्क है कि समस्यात्मक प्रकार का कार्य है, या फिर ये ड्रिल एंड प्रैक्टिस टास्क है कि ड्रिल और अभ्यास जो कार्य होता है वो टास्क है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि ऐसा काम कौन सा होगा जिसमें बच्चे को मजा आता है, ठीक है ना, वो इंजॉय करते करते वो काम करता है, ठीक है ना, तो ये कंज्यूमर टाइप टास्क होगा इसका आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो भी आपको यहाँ पर कार्य दिया होगा उसमें जो बच्चा होगा वो आनंद लेते लेते करेगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कंज्यूमर टाइप टास्क ही कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बाकी सारे जो ऑप्शन है वो हो जाएंगे गलत और आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो हो जाएगा सही। और हम ऑप्शन को यहाँ पर समझेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मल्टी सेंसरी अप्रोच, ठीक है ना, मल्टी सेंसरी अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग इज द साइमल्टेनियस यूज ऑफ विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल एंड डैश सेंसेस टू एनहांस लर्निंग। कि भाई बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रवण, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये बताना है कि इसमें सही जवाब कौन सा होगा। तो क्या ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा वेस्टिबुलर है, मतलब कि ये कर्णकुटर है, या फिर परसेप्चुअल है कि प्रत्यक्षीकरण है कि आप क्या करेंगे, भी परसीव करके कोई भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, या फिर ऑब्जर्वेशनल है कि आप अवलोकन करके इसको करेंगे, ऑब्जर्व करके, या फिर काइनेस्थेटिक है कि गति बोधक है। तो ये कौन सा होगा ऑप्शन। तो आप हमने ना इस ऑप्शन को, जो क्वेश्चन है हमारा, इसको एक बार फिर से रीड करेंगे। तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि जो भी यहाँ पर अप्रोच है, ठीक है, मल्टी सेंसरी की जो अप्रोच है, यहाँ पर जो भी टीचर है, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, जो विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल एंड जितने भी यहाँ पर सेंसेस होती हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपको बात बताऊं कि यहाँ पर विजुअल क्या होगा, जो दिखाकर, जो आपको दिखता हो, ऑडिटरी मतलब कि सुनकर,
टैक्टाइल आप समझ सकते हैं, है ना, जैसे कि जो स्पर्श होता है वो, या फिर जो संवेदनाएं होती हैं, ठीक है ना, मैं मतलब कि अगर आप कोई भी शब्द को, या फिर शब्द को नहीं, कोई भी वस्तु को छू कर, ठीक है ना, स्पर्श कर कर आप उसको सॉल्व करते हैं, तो वो क्या होता है, वो उसको हम कहते क्या है, इन्होंने यही पूछा हुआ है, तो वो होता है काइनेस्थेटिक। तो यहाँ पर आपने कुछ क्लास में बच्चे देखे होंगे जिनको क्या प्रॉब्लम होती है, जिसको हम हिंदी में गतिबोधक कहते हैं, वो ना देख नहीं पाते है ना, या फिर उनको और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उनको सुनने में प्रॉब्लम होगी। तो जो काइनेस्थेटिक एनर्जी होती है, मतलब कि काइनेस्थेटिक जो अप्रोच होती है, इसमें आप ना जो भी क्रियाएं करते हैं उसमें अपनी बॉडी को हिलाना, जैसे कि जो डांसर्स होते हैं, या फिर आप ऐसे ऐसी क्लास में ऐसे काम कर सकते हैं जैसे कि जो भी स्टूडेंट होगा वो आपको देखकर ही सारी चीज़ों को समझ पाए, ठीक है ना। तो इसको, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम काइनेस्थेटिक कहते हैं, ठीक है ना। तो आप, उम्मीद है आपको ये वाला समझ आ गया होगा। तो इसी को हम काइनेस्थेटिक कहते हैं। तो इसमें ना आप अपने अंगों को, शरीर को हिलाकर जो, ठीक है ना, तो वो बच्चों को आप कोई भी चीज़ समझाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो इसको देख लेते हैं। तुम्हारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड पेरिफेरल्स और एक्सट्रीमिटीज डिनोट्स द, ठीक है ना। तो इन्होंने पूछा क्या हुआ है कि शरीर के केंद्रीय भाग के परिधियों के अग्रणी जो अंगांगों की ओर का जो विकास दर्शाता है वो कौन सा विकास होता है। तो क्या ये प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट होता है, कि विकेंद्रीकृत विकास का सिद्धांतों को, या फिर प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमल जो भी यहाँ पर प्रॉक्सिडिस्टल डेवलपमेंट है, या फिर जो यहाँ पर मध्य बाह्य विकास का सिद्धांतों को, या फिर प्रिंसिपल ऑफ कास्केड डेवलपमेंट, ठीक है ना। क्या ये सोपनीय विकास के सिद्धांतों को, या फिर प्रिंसिपल ऑफ रेडिएटेड डेवलपमेंट की, ये विकरणीय विकास के सिद्धांतों को, ठीक है ना। तो आपको ये क्या होगा, ठीक है ना, आपको यही बताना है। तो मैं आपको ये पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका जो इन्होंने पूछा क्या हुआ है, अगर आप देखेंगे कि सेंट्रल पार्ट से, ठीक है ना, यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टू टुवर्ड पेरिफेरीज। पेरिफेरीज मतलब कि सेंटर पार्ट से, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको अभी समझाऊंगा एग्जांपल देके कि जो, जैसे कि हमारे, जैसे हार्ट है, पहले हार्ट डेवलप हुआ, हार्ट डेवलप होने के बाद, ठीक है ना, जैसे कि पहले आपका कोड था, ठीक है ना, स्पिनल कोड डेवलप हुआ, बाद में जो आपके बाकी अंग डेवलप हुए उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, प्रोस्टी डिस्टल जो डेवलपमेंट होता है, जो हमारा प्रॉक्सी मोडिस्टल डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं टंग ट्विस्टर का जैसा वर्ड है ये। तो उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पर जो प्रॉक्सिमस्टल डेवलपमेंट होता है, इसमें आपके ना सेंटर पार्ट से, मतलब ये कि अगर आप देखते होंगे कि जो बच्चा होता है वो शुरू शुरू में पहले अपने जो आर्म्स होते हैं, ठीक है ना, पहले उस पर कंट्रोल करता है, फिर धीरे धीरे आपने देखा होगा कि वो अपने फिंगर पर कंट्रोल करने से पहले वो अपने आर्म्स पर, जो उनकी जो आर्म है, ठीक है, उस पर कंट्रोल करता है, ठीक है, जो उसका हैंड है, ठीक है ना। तो वो धीरे धीरे आप देखते होंगे कि वो इस तरह जाता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें, यहाँ पर एक सेफलोकॉर्डल डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। क्या होता है, एक सेफलोकॉर्डल होता है। सेफलोकॉर्डल डेवलपमेंट में क्या होता है, जो कि सिर से पैर, ठीक है ना, आप सेफलोकॉर्डल के ट्रिक से याद कर सकते हैं। सेफलोकॉर्डल डेवलपमेंट आपसे ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि जो डेवलपमेंट सिर से पैर की तरफ होता है उसको हम सेफलोकॉर्डल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। जो सेंट्रल पार्ट से पेरिफेरस की तरफ जो डेवलपमेंट होता है उसको हम प्रॉक्सी मोडिस्टल डेवलपमेंट इसको हम कहते हैं। चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं इसको। यहाँ पर हमारा 5th क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर, कि एक स्कूल क्या है, ये एक सोशलाइजेशन है, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपको ये बताना है कि यहाँ पर होता क्या है, ठीक है ना। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, आपको इसका सही उत्तर बताना है कि स्कूल रूटीन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, की भाई प्रमुख स्थूल जो स्थान है स्कूलों की दिनचर्या का होता है, या फिर स्कूल एक्टिविटीज ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, की प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, या फिर स्कूल टीचर ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, की प्रमुख स्थान स्कूलों के शिक्षकों का होता है, या फिर स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, की जो प्रमुख स्थान है वो स्कूल बच्चों का होता है। तो अगर आप ध्यान से एक बार क्वेश्चन समझेंगे तो इन्होंने पूछा क्या हुआ है कि भाई इन्होंने बच्चों की पोजीशन पूछी है, ठीक है ना, कि बच्चे वहां पर होते क्या हैं। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि स्कूल रूटीन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। तो अगर आप आजकल देखते होंगे तो आजकल की जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, ठीक है ना। अगर बच्चे ही नहीं रहेंगे तो आप पढ़ाएंगे किसको। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। तो आपको लगता है कि जो हमारा दिनचर्या होती है, ठीक है ना, जो भी यहाँ पर शेड्यूल बना दिया गया, तो आपको ऐसा लगता है कि उसके आधार पर ही जो सारे बच्चे होंगे वो पढ़ाई करेंगे। बिल्कुल करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि आप सारा कुछ उन्हीं के आधार पर ही रखेंगे। तो यहाँ पर जो सेंट्रल पोजीशन है वो स्कूल को आप कैसे
दे सकते हैं, उसके स्केड्यूल को कैसे दे सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कल कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको जो स्केड्यूल है वो तो चेंज करना पड़ेगा ना स्कूल का, कि नहीं करना पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे आप। तो ये ऑप्शन फर्स्ट गलत है। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि स्कूल एक्टिविटी ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि जो भी यहाँ पर स्कूल है उसकी सेंट्रल पोजीशन है, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर आपकी जो स्कूल की जो एक्टिविटीज़ हैं इसको यहाँ पर सेंट्रल पोजीशन की यहाँ पर बात बताई जा रही है। तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें थर्ड ऑप्शन की, तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि स्कूल टीचर ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, कि जो भी यहाँ पर स्कूल टीचर हैं इनको यहाँ पर सेंट्रल पोजीशन दी गई है, ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि भाई जो सिर्फ टीचर की, आप मान लीजिए कि आप ही यहाँ पर क्लास में हैं, तो आप क्या अपने हिसाब से बच्चों को पढ़ाएंगे कि आप बच्चों को हिसाब से आप पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये बात भी बिल्कुल गलत हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर बात करें फोर्थ ऑप्शन की, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, कि जो यहाँ पर बच्चे हैं, ठीक है ना, वो क्या होता है, उनका प्रमुख स्थान होता है स्कूल में। कैसे होता है? अगर आप बच्चों को देखेंगे तो अगर आप जितने भी करिकुलम को देख लें तो सारा जो करिकुलम होता है वो बच्चों को ध्यान में ही रख के बनाया होता है, ठीक है ना। मास्टर ऑफ द शो कौन होता है? वो बच्चे होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं। ये हमारा आज का सिक्स्थ क्वेश्चन है। इफ़ यू जॉइन अ टीचर, ठीक है ना, फ्रेटर्निटी एंड चूज अ ड्रेस लाइक मोस्ट ऑफ द अदर इन योर ग्रुप, यू आर एग्जिबिटिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि आप एक शिक्षक समूह से जुड़े हुए हैं, आप क्या कर रहे हैं कि आप लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपके जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, सभी ने ना कुर्ता पजामा पहन लिया, ठीक है ना। आप मान लीजिए कि आप सारे मेल टीचर ही हैं, मैं ऐसा नहीं है कि जेंडर की बात कोई कर रहा हूँ। मान लीजिए कि आप कोई लड़कियों वाली ड्रेस भी हो सकती है, फीमेल वाली ड्रेस भी हो सकती है, तो सभी ने ना एक तरह के कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आपने देखा यार इन सभी ने तो सेम सेम पहने हुए हैं, तो मैं क्या करता हूँ या फिर मैं करती हूँ कि भाई मैं भी ना इनकी तरह सेम ड्रेस पहन लेती हूँ। तो ये क्या दर्शाने की कोशिश कर रहा है? मैं आपसे, आप ना ऑप्शन को पहले भूल जाइए, ठीक है ना। तो ऑप्शन को एक बार भूल जाते हैं। मैं आपको वैसे पूछता हूँ कि आप ये ऐसा क्यों करेंगे? अगर आपका फिर ये सीधा सा जवाब होगा कि भाई मुझे ना उनके ग्रुप में फिट होना है, ठीक है ना, कि भाई मुझे ना उनके साथ थोड़ा सा जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो बढ़ाना है, इसलिए मैं ऐसा करूंगा या करूंगी, ठीक है ना। तो उसका ऑप्शन में भी यही आंसर होगा कि क्या ये ऑबिडेंस होगा। तो आप यहाँ पर आज्ञा का पालन कहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है ना, आप यहाँ पर आज्ञा का पालन तो नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो हो जाएगा गलत, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा गलत। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो ये क्या है? कंप्लायंस। तो ये कंप्लायंस क्या होता है कि समूह निर्देश अनुपालन, कि यहाँ पर कोई आपको निर्देश दिया जा रहा है, आप उसका पालन करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा? ठीक है ना, यहाँ पर आपको कोई निर्देश तो नहीं दिया जा रहा ना, तो ये ऑप्शन नंबर जो 2 है वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में क्या बात कही हुई है कि कन्फॉर्मिटी, क्या है? कन्फॉर्मिटी, तो समूह के अनुरूपता का। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यही तो कर रहे हैं ना कि आप उस ग्रुप के हिसाब से जो भी आपका कह सकते हैं कि आप उनमें फिट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, ये बिल्कुल हो जाएगा सही। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ग्रुप आइडेंटिटी, तो ग्रुप आइडेंटिटी भी यहाँ पर हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है, ठीक है ना, वो हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अब हम चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं। यहाँ आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? इसको ऑलरेडी हम काफ़ी लेक्चर्स में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात कही जा रही है कि ये प्याजे के स्टेज में होती है, ठीक है ना। प्याजे की आपको याद है ना कि 0 से 2 साल के में, ठीक है ना, 0 से 2 साल के बीच में जो आपकी स्टेज होती है वो होती है सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर के बाद आती है प्री ऑपरेशनल, जो कि 2 से लेकर 7 साल की उम्र के बीच में आती है, और उसके बाद आती है कंक्रीट ऑपरेशनल, ठीक है। वो कौन से बीच में आती है? वो आती है, अगर आप देखेंगे कि 7 से 11, ठीक है ना, वो आती है 7 से 11। अगर हम बात करें लास्ट में कौन सी आती है? यहाँ पर लास्ट में आती है फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इसमें यही उन्होंने पूछा हुआ है कि जो आपका क्या है, जो आपका ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो कौन सी एज में आती है, ठीक है ना, आपको यही जवाब देना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर क्या है, प्री ऑपरेशनल है या फिर ये कंक्रीट ऑपरेशनल है, फॉर्मल ऑपरेशनल या फिर ये सेंसरी मोटर है। तो आपको ये सही उत्तर बताना है। तो ये कौन सा जो ऑप्शन है जहाँ पर ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊंगा अभी ये जो स्थायी अवधारणा ये कौन सी एज में आती है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सेंसरी मोटर। तो सेंसरी मोटर क्यों होगा? तो जो आपने बच्चा देखा होगा, ठीक है ना, तो जो बच्चा होता है वो प्रेजेंट वर्ल्ड में जीने की कोशिश करता है। कोशिश क्या करता है? वो होता ही ऐसा है, ठीक है ना। मान लीजिए कि कोई टॉय है, ठीक है ना, आपने कोई इसको टॉय दे दिया, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या होता है कि टॉय देने के बाद वो जो बच्चा होता है, वो आपने जब उसको टॉय दे दिया तो वो अगर आप उसको देखेंगे तो, ठीक है ना, तो वो जब उसके सामने वो टॉय रहेगा, ठीक है ना, जब वो उसके सामने वो टॉय रहेगा तब तक तो वो ठीक है।
अगर आपने उसको गायब कर दिया, वो उसको ढूंढने की भी कोशिश नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर आप वही बात करें कि मान लीजिए कि अगर वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ठीक है ना, तो अगर आप उसको कोई जो चीज़ है वो उसको छुपा देंगे, ठीक है ना, तो वो ढूंढने लग जाता है, ठीक है ना। तो मतलब ये कि जो प्री सेंसरी मोटर में जो बच्चा है वो लिविंग जो अभी जो लाइफ चल रही है उसमें जीने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेंसरी मोटर में ही आपको ये जो स्टेज है वो देखने को मिलती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं। हमारा आज का हमारा 8th क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछा हुआ है कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम इज प्लान फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ, कि जो भी यहाँ पर व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की जो योजना के संदर्भ में बनाई जाती है वो आपको उसके बारे में बताना है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम है ये, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, या फिर ओपन स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम की मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, या फिर ये ई लर्निंग एजुकेशन प्रोग्राम, ई आधुनिक शिक्षा कार्यक्रम, या फिर स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम की विशेष शिक्षा कार्यक्रम है। तो आपको ये सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम की बात कही जा रही है। इंडिविजुअलाइज मतलब कि व्यक्तिगत, कि आपने सभी बच्चों को ध्यान में रखकर जो आपका प्लान है वो बनाना है। तो ये ऑब्वियस ही बात है, ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप सभी बच्चों को ध्यान में रखकर जो भी आपकी जो शिक्षा नीति है वो उसको बना रहे हैं, ठीक है ना, जो भी आपका प्लान है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बाकी के सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। ओपन स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम भी गलत हो जाएगा, ई लर्निंग एजुकेशन प्रोग्राम भी गलत हो जाएगा, स्पेशल एजुकेशन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बिटवीन डैश मंथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने कोई भाषा का जो क्वेश्चन है वो पूछा हुआ है कि जो बच्चा है बिगन टू कंबाइन वर्ड्स, कि यहाँ पर कितने उम्र में जो बच्चा है शब्दों को जोड़ना शुरू कर देता है, ठीक है ना, शब्दों को जोड़ना शुरू कर देता है। और यहाँ पर जो बच्चा है, ठीक है ना, वो छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये बताना है क्या ये 18 से 24 है, या फिर 24 से सॉरी यहाँ पर ये क्या, फिर ये 24 से 30 है, या फिर 30 से 36 है, या फिर 12 से 18 है। तो आपको ये बताना है। तो दोस्तों अगर इसका हम सही ऑप्शन देखें तो इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल ही सही है कि 18 से 24 महीने का जब बच्चा होता है वो क्या करने लग जाता है, वो कुछ शब्दों को ना जोड़ना शुरू कर देता है, ठीक है ना, कुछ शब्दों को जोड़कर वो बोलना यहाँ पर शुरू कर देता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर है। तो ये थोड़ा सा स्टैटिक क्वेश्चन था ये भी। अब हम चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पर, इसको भी देख लेते हैं। सॉरी यहाँ पर फिर से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब हम देखते हैं कि द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंसी क्वोशिएंट और IQ वाज डेवलप्ड बाय, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा हुआ है कि बुद्धि की यहाँ पर जो सिद्धांत है इसका जो कंसेप्ट है, जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई थी? क्या ये बिने के द्वारा दी गई थी, या फिर स्टर्न के द्वारा दी गई थी, या फिर टर्मन के द्वारा, या फिर गैल्टन के द्वारा, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि ये जो बिने ने क्या दिया था, जो बिने था उसने इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का जो IQ का क्या था कंसेप्ट था वो बिने के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग भी आ सकता है आपको एग्जाम में। तो अगर वो पूछ ले कि भाई स्टर्न ने क्या दिया था, ठीक है ना, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा भी सकता है। तो आपने क्या जवाब देना है कि जो स्टर्न नाम का बंदा था इसने ये जो टर्म है ना, टर्म, ठीक है ना, ये जो टर्म है इसको ये कॉइन किया था किसके द्वारा? ये स्टर्न के द्वारा, विलियम स्टर्न के द्वारा ये जो टर्म थी IQ की वो उसके द्वारा कॉइन की गई थी। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें वो बिने के द्वारा दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिने, बिने के द्वारा ये जो सही आंसर है वो इसके द्वारा ही दिया गया था, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको यहाँ पर कुछ समझने को जरूर से मिला होगा। आज का सेशन हमारा थोड़ा छोटा ही था क्योंकि आज के हमारे सेशन में कुछ स्टैटिक क्वेश्चन कुछ ज़्यादा थे, समझने वाला कुछ ज़्यादा था भी नहीं, फिर भी आपको काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पर ये जो सेशन रहा होगा। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इस जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें, हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर लें, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।